एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार के अजीत पवार से मुलाकात करने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। महाराष्ट्र के कराड़ में रोहित पवार ने अपने चाचा और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार से मुलाकात की। अजीत पवार ने उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने रोहित पवार के बहुत कम अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने पर तंज कसा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बताया कि संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उन्हें सेशंस कोर्ट से जमानत भी मिल गई। उधर महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जल्द खत्म होने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के समर्थक सोशल मीडिया पर उनकी दावेदारी ठोकते रहे, जबकि दोनों पार्टियों के नेताओं ने भी अपने नेता को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश मस्के ने तो बिहार का उदाहरण देकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जताई, जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई। नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा। उधर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। बताया गया कि महायुति के बड़े नेताओं की दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ एक बैठक होगी और उसी बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में सैकड़ों महिलाओं ने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर एकनाथ शिंदे के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। एकनाथ शिंदे सरकार की लाडकी बहन योजना पर खूब चर्चा हुई थी और इसी योजना को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर भी माना गया और इसी वजह से सैकड़ों महिलाएं ठाणे के सिद्धिविनायक मंदिर में एकनाथ शिंदे के लिए प्रार्थना करने पहुंच गईं। उन महिलाओं के हाथ में एकनाथ शिंदे के पोस्टर भी नजर आए, जिसकी वजह से यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई। वहां आरती करने पहुंची महिलाओं की इतनी भीड़ लग गई कि पैर रखना मुश्किल हो गया। महिलाओं ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की। अरे लाडला भाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना शुरू की गई थी और चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए देने का वादा भी किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए 288 में 234 सीटें जीती हैं, जिनमें 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी का मुख्यमंत्री पद पर दावा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है और 57 सीटें जीतने वाले शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजीत पवार ने बीजेपी के सीएम को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बंपर जीत के बाद मुंबई के अंधेरी इलाके में बटेंगे तो कटेंगे नारे वाली होर्डिंग लगा दी गई, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया था और विपक्ष पर जमकर हमले किए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली। इसके एक दिन बाद मुंबई के अंधेरी में योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग लगा दी गई। उस पर उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं लिखा नजर आया। ठीक उसके नीचे महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कितने दिन प्रचार किया और उन्होंने कितनी जनसभाएं की, इसकी जानकारी लिखी गई। होर्डिंग के जरिए बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, जिनमें 17 जीत गए। नीचे बड़े अक्षरों में उनका स्ट्राइक रेट 95% लिखा गया। यही नहीं, होर्डिंग पर योगी संदेश लिखा दिखा, जबकि दूसरी तरफ एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे लिखा नजर आया। लेकिन जैसे ही मुंबई में होर्डिंग लगी, सोशल मीडिया पर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे ट्रेंड करने लग गया। बॉम्बे में आ जाते तो जो जीते हुए 1000-1500 से वो सब भी विपक्ष के हार जाते हैं। इतना स्ट्राइक रेट है, लोग चाहने वाले इनको बहुत। होर्डिंग लगवाने वाले बीजेपी नेता विश्व बंधु राय ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ एनडीए और बीजेपी की जीत की गारंटी बन चुके हैं और उन्हें न सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी लोग पसंद करते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के दहीसर से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येरुणकर ने ईवीएम को अपनी हार का जिम्मेदार बताया। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जिस बूथ पर उनके परिवार के 4 सदस्यों ने वोट दिए, वहां से भी उन्हें सिर्फ 2 ही वोट मिले।
जिसके बाद एमएनएस उम्मीदवार राजेश येरुणकर अपने परिवार के सदस्यों और कुछ समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। उन्होंने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। राजेश येरुणकर ने आरोप लगाया कि उन्हें एक बूथ पर केवल 2 वोट मिले, जबकि उस बूथ पर उन्हीं के परिवार वालों ने भी वोट डाले और उनके परिवार में उन्हें मिलाकर 4 लोगों ने उसी बूथ पर वोटिंग की। और उनके आरोप लगाते ही ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई। 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही 2च मतं। उन्होंने दावा किया कि कई ईवीएम ऐसी थीं जिनमें 99% बैटरी थी। मतलब घंटों तक चली वोटिंग के बावजूद उन मशीनों की सिर्फ 1% बैटरी ही खर्च हुई। उनके मुताबिक कई ईवीएम मशीनें ऐसी भी रहीं जिनके सीरियल नंबर भी मैच नहीं हुए। मशीन जेव्हा आली त्या मशीनला 3 सील असतात, एका मशीनला एकच सील होतं। त्यांना विचारण्यात आलं एकच सील का, तर त्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला हा एकच आवश्यकता। राजेश येरुणकर के साथ उनके परिवार के लोग और कई समर्थक भी खड़े नजर आए। उन लोगों ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। महाराष्ट्र की दहिसर विधानसभा सीट पर बीजेपी की मनीषा चौधरी 44,000 से ज्यादा वोटों से जीती, जबकि तीसरे नंबर पर रहे राजेश येरुणकर को करीब 5,500 वोट ही मिल पाए। उधर बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होनी शुरू हो गई। धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस खबर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चिन्मय कृष्णदास लंबे वक्त से हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की खबर ट्रेंड होते ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में बवाल खड़ा हो गया। कुछ दिन पहले इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास ने हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली थी। इस रैली में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया था। माना जा रहा है इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश पुलिस उनको एक गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती नजर आई। थोड़ी देर में ही उनकी गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, जिसके बाद हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। चिन्मय कृष्णदास लंबे वक्त से हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार पर हिंदुओं को बांटने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद के जरिए कैंसर को मात देने वाली बात पर सफाई दी। उनका यह बयान दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर ने खाने पीने की आदतों में बदलाव कर कैंसर को मात दी थी। इस पर सोशल मीडिया में जबरदस्त बहस छिड़ गई थी और नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर सोशल मीडिया पर यह दावे तक किए जाने लगे थे कि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने सिर्फ घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद के दम पर कैंसर को मात दे दी। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने उस बयान पर सफाई दी। मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। उनका यह बयान भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, क्योंकि जब सिद्धू ने यह दावा किया था कि उनकी पत्नी ने खान पान में बदलाव करके कैंसर को मात दी तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कर दिया कि उनकी पत्नी के इलाज में इन चीजों ने मदद जरूर की, लेकिन सबसे अहम रोल डॉक्टरों और दवाइयों का ही रहा। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसे उन्होंने मात दे दी।